नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने वो सब पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, तो वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये आप लेक्चर रिवाइज कर लेते हो, एक तरह से ये मेरे जो वीडियोस का पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसकी समरी है, और जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए लास्ट तक, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके तहत जो भी प्रावधान किए गए थे इम्पॉर्टेंट वो। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो उसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसी के तहत शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। इसका क्या अर्थ हुआ? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का अर्थ हुआ कि जो पावर्स हैं एक ही हाथों में ले लिया गया, मतलब कि सेंट्रलाइज करना, उसको पावर्स को एक ही हाथों में केंद्रित करना, केंद्रीयकरण मतलब कि केंद्रित करना, एक ही हाथों में ले लेना। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड का क्या अर्थ हुआ? विकेंद्रीयकरण, कि पावर्स को बांट देना विभिन्न भागों में। जैसे कि जो हमारी मिनिस्ट्री है हम लोग देखें तो वहाँ पर पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रखा है। जैसे कि वित्त मंत्रालय अलग है, तो वित्त से संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जो कार्यभार है वो वित्त मंत्रालय संभालता है। वहीं डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री संभालता है। इस तरह से पावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, कि पावर्स को केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइज्ड किया गया। और क्या किया गया 1773 के ही एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में आ भी चुका है कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना की गई, तो वो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना की गई। और जो इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई, तो जो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत क्या इंपॉर्टेंट किया गया? द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत। द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से की गई कि उसमें क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स, इस नाम से दो अलग अलग निकाय बनाए गए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड अधिनियम 1833। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड अधिनियम 1853। इसमें क्या है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत जो पहली बार भारत में क्या हुआ कि भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया सिविल सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में पहली बार प्रावधान किया गया भारतीयों को शामिल करने का। किस एक्ट के तहत? चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत। के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या किया गया, जो कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन का अर्थ यहाँ पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन का अंत हो गया, और जो ताज का शासन है, ब्रिटिश क्राउन का शासन है, ब्रिटिश ताज का शासन है, वो प्रारंभ हो गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत वायसराय का जो पद है वो बना, और जो भारत के पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके तहत क्या क्या किया गया, एक तो समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। समविभागीय प्रणाली क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम। इसका क्या अर्थ होता है
कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग हैं, मिनिस्ट्री है, मंत्रालय हैं, उनका बंटवारा कर दिया गया। जैसे कि अब यहाँ पर है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या प्रावधान किया गया इम्पॉर्टेंट, वो है भारतीय सदस्य थे उनको बजट में क्वेश्चन अराइज करने का, प्रश्न पूछने का और बहस करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन जो प्रश्न जो पूछते थे भारतीय, उनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये परिषद के अध्यक्ष के पास इसका अधिकार था। लेकिन उस प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया और बहस करने का अधिकार भी पहली बार दिया गया। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में भी आ चुका है कि भारतीय किस परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया, तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसके तहत क्या किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, और बहुत ज़्यादा इस तरह की नीति अपनाइए, फूट डालो राज करो वाली। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि मुस्लिम वर्ग है उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ हुआ कि जो मुस्लिम है उसके लिए अलग से इलेक्शन का विभाग बना दिया गया। इसके तहत क्या है कि एक जो मुसलमान है वो सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देगा, उसी के नेता खड़े होंगे और वो ही वोट देगा। ऐसा नहीं है, हिंदू और मुस्लिम इस तरह से उनको बांटा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। देखिए, जो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली है ये तो की गई भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और अगर हम बात करें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की, तो ये की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक तो भारत शासन अधिनियम 1919 में एक तो किया गया प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, उसके अलावा किया गया लोक सेवा आयोग का गठन। और जो ये भारत शासन अधिनियम 1919 है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक क्या होता है, जब हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को अच्छा बताने लगता है तो वो होता है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं वो कौन है, वो लॉर्ड मिंटो है। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, लियोनीड कर्टिस। तो देखिए, अगर हम सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की बात करें तो वो है लॉर्ड मिंटो, और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक की बात करें तो वो है लियोनीड कर्टिस। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और जो ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका गठन है ये ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो ये ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो कहाँ से तैयार किया गया है, तो वो 1927 का जो साइमन कमीशन है उसकी रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट से तैयार किया गया है। तो दो रिपोर्ट से भारतीय शासन अधिनियम 1935 की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है, एक तो 1927 की साइमन कमीशन और दूसरा 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए, तो वो है एक तो भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, दूसरा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। वहीं अगर प्रांत में देखें तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांत में जो द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ वो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1937 में। और जो ये संघीय न्यायालय है यही बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट बना। और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, भारतीय रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 3 जून 1947 को जो वायसराय था उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन, उसने क्या किया, भारत का विभाजन, भारत को बंटवारे के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई और जो वो योजना थी उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, माउंटबेटन योजना कहा गया। और उस टाइम देखिए जो वायसराय पद है ये कब आया था, तो ये वायसराय पद भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत बना था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 18 जुलाई 1947 को। इस दिन क्या हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए क्योंकि इस दिन ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ और वो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और जो सारी शक्तियां हैं वो 2 अधिराज्यों में, 2 डोमिनियंस में क्या की गई, हस्तांतरित की गई, ट्रांसफर की गई। और वो दो अधिराज्य कौन कौन से थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और जो सारी शक्तियां हैं वो 2 अधिराज्यों में बांट दी गई। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉर्ड माउंटबेटन है वो नए डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। एक तरह से कहें तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन है और इनका जो कार्यकाल है वो मार्च 1947 से लेकर और 21 जून 1948 तक है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो हमारा देखिए हमारा देश है वो आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक क्या रहा, लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल रहे। और उस 21 जून 1948 के बाद क्या हुआ कि जो स्वतंत्र भारत है उसके जो पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी का भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जवाहरलाल नेहरू हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और इनको शपथ दिलाई लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1946 को देखिए संविधान सभा बनी थी हमारी और जो संविधान सभा बनी इसी को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की जो हमारे भारत की स्वतंत्र भारत है उसकी जो संसद है उसी के रूप में इसी को स्वीकार कर लिया गया, किसको, संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसी को बाद में संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आज के लिए इतना ही और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।